तो नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं उन तमाम बच्चों के बारे में जो केमिस्ट्री ले रखा है, जिन्होंने 12th क्लास में उनके चैप्टर सॉल्यूशन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा टॉपिक आपको थ्योरी इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, न्यूमेरिकल के लिए सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करके करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले मैं बता दूं, इस पूरे चैप्टर की अगर आपको नोट्स चाहिए ना यार, तो वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां जाके इस चैप्टर के नोट्स को पहले ले लो, उसके बाद आप पढ़ो। मजे आएंगे यार, क्योंकि नोट्स रहेंगे और जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। समझ आया? करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहले मैं पूछूं सॉल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूशन सब जानते हैं, मैथ्स का सॉल्यूशन ये नहीं है। सॉल्यूशन मतलब होता है किसी भी चीज को, दो चीजों को मिला के एक तीसरी चीज बना देना और दोनों की प्रॉपर्टीज जो हो वो सेम हो, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जो कि लेजर अमाउंट, जो कि हमें कम अमाउंट में जो मिलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट। और जो कि हमें क्या, जो ग्रेटर अमाउंट में मिलाया जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे मैंने कोई एक सॉल्यूशन मिला दिया, ये हमारा एक सॉल्यूशन है, इसमें मैं लेजर अमाउंट में क्या मिलाऊंगा? जैसे नमक या चीनी, ये जो हम मिलाते हैं कभी सॉल्यूशन के अंदर, तो वो हमेशा किस में मिलाते हैं? हम लेजर अमाउंट में। और जो वाटर होता है वो क्या होता है? ग्रेटर अमाउंट में। दोनों को जब मिला दिया जाता है तो वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? मिक्सअप हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मिक्सर या सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन जो होते हैं हमारे दो टाइप्स के बनते हैं, एक हमारा होता है होमोजीनियस और एक हमारा होता है हेट्रोजीनियस। अब मैं वो पूछूं होमोजीनियस मिक्सर या हेट्रोजीनियस मिक्सर, ठीक है? मिक्सर दो तरीके से मैं करूंगा। तो होमोजीनियस क्या होता है? तो होमोजीनियस मिक्सर वो मिक्सर होते हैं जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पूरा डिसॉल्व कर ले और हमें कुछ भी ना मिले। क्या बोला मैंने? जब दोनों ही डिसॉल्व हो जाए और उसे हमें कुछ भी ना मिले, ठीक है? अब मैं पानी और चीनी बेस्ट एग्जांपल होता है, क्योंकि ये जो पानी होता है एक ऐसा सॉल्वेंट है जो किसी भी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अब क्या बोला इसने कि जो होमोजीनियस मिक्सर है, जब मैं मिलाऊंगा तो फेस जो होंगे उन दोनों के अलग अलग नहीं दिखेंगे, दोनों एक ही में मिक्स हो जाएंगे, तो होमोजीनियस। जब वो एक दूसरे में अलग अलग फेस दिखने लग जाए तो हेट्रोजीनियस। जैसे मैंने मिट्टी और पानी को मिला दिया, क्या किया मैंने? मिट्टी और पानी को मिला दिया, तो मिट्टी और पानी मिला हुआ तो मिट्टी एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम में और वाटर ऊपर दिखेगा, तो दोनों की फेस अलग अलग दिखेगी, तो इसलिए हम कहते हैं उसे क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इन पूरे का जो पार्ट है वो है सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन का पूरे में थ्योरी आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो एक एक करके बढ़ते हैं क्या होता है। अब मैं पूछूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं भाई। कैसे बोलूंगा 9 टाइप के सॉल्यूशन? सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, गैस, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब मैं बोलूंगा सॉलिड में लिक्विड मिला दो तो भी सॉल्यूशन ही बनेगा, सॉलिड में गैस मिला दो तो भी सॉल्यूशन ही बनेगा। आप बोलोगे सॉलिड में गैस कैसे मिला दो, ये पूछोगे ना, तो अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जो मैंने ये लिखा है पहले ये बता देता हूँ। मैंने लिखा है WW, इसका मतलब क्या है? मास बाय मास सॉल्यूशन। किसी भी चीज का मास बाय मास सॉल्यूशन जो निकालना होता है वो सबसे पहला टाइप आता है। तो मास की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? मास ऑफ कंपोनेंट, और अपॉन में होता है टोटल मास ऑफ कंपोनेंट। अब इसके बाद करूं मल्टीप्लाई में 100। अब मास ऑफ कंपोनेंट जो होता है वो आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, टोटल मास ऑफ कंपोनेंट। और ये एक एग्जांपल वो बहुत अच्छा सा देता हूं, क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल की बात करूं, C2H6O2, ये हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है? इस इथाइलिन ग्लाइकोल को मैंने क्या किया है, एक इसका जो होता है 20% जो मास है, मास बाय वेट में मैंने क्या कर दिया? इसे डिसॉल्व कर दिया है। तो फाइंड करने बोला है इसका मोल फ्रैक्शन। अभी मैंने मोल फ्रैक्शन के बारे में नहीं बताया, ये हमारा आगे टॉपिक। मोल फ्रैक्शन नहीं करवाऊंगा, वो जब मैं ये इसे बताऊंगा तब कराऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको मास बाय वेट जो बताया मैंने, मास बाय मास, इसका परसेंटेज निकालना बता देता हूँ, ठीक है? क्या होता है? अगर मैं इसका बोलूं तो हमें 20% जो दिया हुआ है वो सोल्यूट हमें गिवन है कि सोल्यूट का जो कंपोनेंट जो मास है वो 20% है। तो मैंने लेट कर लिया, लेट जो मास है हमारा वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम है।
तो हमें गिवन मास जो सोल्यूट होगा इथाइलिन ग्लाइकोल का वो कितना होगा, इसका 20%। मैंने क्या किया, जो हमारा मास था सोल्यूट का इथाइलिन ग्लाइकोल का हमारा 20 ग्राम मिल गया। अब मैं सॉल्वेंट का अगर पूछूं वेट, बड़ा W लिख लेते हैं, वो कितना हो जाएगा हमारा 80 ग्राम। अब मैं मोल्स निकालूंगा, ठीक है। मोल्स निकालने का काम क्या होता है हमारा, मास बाय मास निकालूंगा। तो इसका जो होगा हमारा जो टोटल मास निकालने का, तो इसका हमारा मोलिकुलर मास जो होगा वो कितना होगा 2 मल्टीप्लाई कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है हमारा 12, ठीक है। अब इसका क्या होगा हमें प्लस में 6 और इसका क्या होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का जो मास होता है वो हमारा होता है 16। अब इनका जब करेंगे हम तो ये आएगा 24 प्लस 6 प्लस में 32, एडअप करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये 62 ग्राम, ये आ गया। अब अगर मैं मोल्स निकालूं, पहले निकालता हूं मैं किसका, आपका इथाइलिन ग्लाइकोल का सोल्यूट का निकालता हूं, तो इसका कितना हो जाएगा 20 मास ऑफ किसका कंपोनेंट जो आपको गिवन है, और टोटल मास ऑफ कंपोनेंट जो मैंने क्या कर दिया निकाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा 62। इसे आप डिवाइड कर दोगे। इसके बाद जो सेकंड जो आ जाता है हमारा वो हमारा सॉल्वेंट का निकालेंगे। सॉल्वेंट का 80 अपॉन में 62, इसको डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका मास ऑफ वेट जो होगा वो आपका फाइंड हो जाएगा, निकाल के आप कर सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी मास बाय मास का आपका न्यूमेरिकल आए तो आप इस तरीके से करोगे और इस तरीके से करके आप आंसर को निकाल दो। सेकंड इसी की तरह आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाता है। मैंने एक न्यूमेरिकल करके दिखा दिया, सेकंड अब आप खुद कर सकते हो, ठीक है। क्यों, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक कंपोनेंट का दे रखा होगा वॉल्यूम, और आपको टोटल वॉल्यूम नीचे रखना, मल्टीप्लाई में 100 कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। थर्ड है वेट बाय वॉल्यूम। आपको कंपोनेंट का जो होगा वो वेट दे रखा होगा, मास दे रखा होगा, और जो नीचे रखना है वो टोटल आपको वॉल्यूम रखना, मल्टीप्लाई में 100 रखना, इसका भी आंसर आपका निकल जाएगा। इसके बाद आता है ppm, पार्ट पर मिलियन। अब इसका जब निकालना होता है तो क्या निकालते हैं हम कि कंपोनेंट के पार्ट का जो कंपोनेंट का जो पार्ट होगा वो डिवाइडेड बाय जो आपका टोटल पार्ट होंगे वो, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6, याद रखना 10 की पावर 6, ये इसका फॉर्मूला है। इसको लगा बहुत कम यूज होता है क्योंकि पार्ट पर मिलियन किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए यूज होती है, तो पार्ट पर मिलियन का हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, इसी के बाद क्या आ जाता है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है यार, अब देखो यार, मोल फ्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का ही अभी मैंने जो न्यूमेरिकल लिया था ना यार, तो मोल फ्रैक्शन का ही था वो। क्या होता है इसमें एक सिंबल बनता है काई, क्या ये कुछ और मत समझ जाना भाई, काई है काई, ठीक है। अब यहाँ पे काई का लगा के और यहाँ पे हम कोई भी सिंबल ABC कुछ भी रख लेंगे, ठीक है। मोल ऑफ, यहाँ पे हम जो लिखते हैं वो क्या होता है मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय किसका, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। क्यों, अगर मैं काई A निकाल रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये लिख दूंगा। ये आपका फॉर्मूला हो जाए। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, लेट्स सपोज कोई भी मैंने जो सॉल्यूशन बनाया है उसका जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो जो क्या है Na जो है वो क्या आपका 0.34 आएगा, NB जो है वो हमारा कितना आ जाएगा 0.66 आ गया। ये हमारा ये आ गया, ये आ गया। आप जब इस फॉर्मूले में पुट करोगे उस टाइम पे क्या करोगे, Na की जगह पे आप रख दोगे 0.34 डिवाइडेड बाय Na की जगह पे रख दोगे 0.34 प्लस 0.66। अब इन्हें आप ऐड करके सॉल्व करके आंसर निकाल दोगे। समझ आया, आ गया ना समझ। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो यार पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, सब कुछ आप निकाल सकते हो तरीके से। अभी याद रखना मैंने मोल फ्रैक्शन जो था दोनों का एडअप जो है 1 लिया है, ठीक है। मोल है उन दोनों का एडअप जो है टोटल 1 लिया, तो इसका आंसर वापस 0.34 ही आ जाए। अगर उनका एडअप ज्यादा रहता है, 0 पॉइंट में कम रहता है 1 से, तो उस टाइम पे आपका ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आपका तरीका था मोल फ्रैक्शन का। अब आते हैं हम मोलैरिटी। इसी के बाद हमारा सॉल्यूशन का आ जाता है क्या, मोलैरिटी। कौन सा आ जाता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या कहता है कि नंबर ऑफ solute divided by volume of solution in लीटर में होना जरूरी है भाई। अगर लीटर में नहीं है तो उसका आंसर आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल में मैंने क्या बताया कि नेक्स्ट वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगर आप कर सकते हो
तो याद रखना बस आपको मोल्स निकालने सॉल्यूट के। सॉल्यूट का अगर गिवन मास दे रखा है और आपको सॉल्यूट पता है कौन सा है, उसका मोलर मास निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। उसको वॉल्यूम जो दिया हुआ है उस वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, उसे लीटर में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि आपको हमेशा मिलीलीटर में दिया होगा। लीटर में करने के लिए क्या करना है, बस 1000 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन करना, आंसर आपके हाथ में। समझ आया? करके देखना, कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में तो मैं पूरा आपको सॉल्यूशन करवाने ही वाला हूं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है मोलैलिटी। मोलैलिटी भी सेम ही कोर्स है। सब बच्चे जो होते हैं ना वो कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? मोलैलिटी दोनों की स्पेलिंग ठीक है, बस एल आ जाता है, आर आ जाता है, बस यही तो चेंज होती है। मोलैरिटी क्या होती है? इसका जो आपका सिंबल, जो एसआई यूनिट की बात करूं तो इसका नंबर ऑफ मोल्स जो होता है और सॉल्यूट होता है, तो इसे हम बड़ा एम लिख देते हैं भाई। बहुत जने इसके सिंबल को जो होता है एसआई यूनिट होती है उसको बड़ा एम लिख देते हैं। मोलैलिटी होती है उसको जो होता है हम छोटा एम लिख देते हैं। बच्चे समझ जाते हैं भाई इसका एसआई यूनिट है, हाँ भाई यही एसआई यूनिट, ठीक है। मोलैलिटी जो होती है उसमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट तो सेम रहता है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे क्या आ जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं, क्या आ जाता है आपका, सॉल्वेंट इन केजी इज नोन एज, आपका क्या हो जाता है पूरा सॉल्यूशन का मोलैलिटी। समझ आ गया आपकी मोलैलिटी सारे सॉल्यूशन के टाइप यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अगर समझ आ गया हो तो नीचे कमेंट करके बताना। आपका सॉल्युबिलिटी आ जाता है। सॉल्युबिलिटी होती क्या है? मैं पूछूं आपसे सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्यूशन की होगी क्या, तो आप कैसे बताओगे, कैसे डिफाइन करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे पूरा, बताओ। सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करें तो वो होती क्या है, सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या बोला मैंने, कि कोई भी सब्सटेंस जो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे जो डिसॉल्व हो उसे हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो डिसॉल्व होगी उसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। अब मैं बोलूं, अगर मैं चीनी का ही एग्जांपल लेता हूं, शुगर का ही, जब मैं उसे मिलाता जाता हूं तो एक टाइम ऐसा आता है, कभी देखोगे तो वो मिलना क्या हो जाता है, घुलना, डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, कभी देखा होगा आपने। तो ऐसी कंडीशन इसलिए अकर होती है, क्यों? क्योंकि जब उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम अमाउंट हो जाती है, उस टाइम पे वो डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो ये सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड का यही तरीका है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं वो डिसॉल्व कर ले एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ आ गया? अब आते हैं हम डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डिसोल्यूशन क्या होता है, किसी चीज का डिसॉल्व होना, यही होता है। क्या होता है, कोई चीज मैंने मिलाई, सॉल्यूट को अगर मैंने किसी सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर मिलाता हूं तो उस टाइम पे क्या होगा कि सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होगा, और अगर सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है तो उस टेम्परेचर पे वो उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। कभी देखा है ना, अगर मैं चीनी को मिला रहा हूं तो उसकी कंसंट्रेशन अगर यहां तक है तो वो थोड़ी सी ऊपर की ओर बढ़ेगी, इंक्रीज जरूर होगी। तो इसी इंक्रीज का जो होता है, इंक्रीज का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन, कि कंसंट्रेशन जो होती है वो उसकी इंक्रीज होती है। समझ आ गया डिसोल्यूशन? उसके बाद आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि अगर कोई चीज हमने सेटल डाउन किया, कोई चीज हमने सेटल डाउन किया तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब डिसॉल्व हो जाएंगे तो उनके पार्टिकल जो होंगे, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल में जो होगा वो कोलिजन होना जरूरी है, क्योंकि कोलाइड तो होंगे यार। मैंने एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से जब मिलाया तो वो कोलाइड होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे, बताओ मेरे को, होंगे ना। तो अगर कोलाइड होगा तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अगर टकरा रहा है तो दूसरा पार्टिकल तो सेटल डाउन होगा, एक पार्टिकल ऊपर ही रह जाएगा। तो जो सेटल डाउन हुआ इसी को हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। कि दो पार्टिकल का एक में टकराना, कोलिजन होना, कोलिजन के कारण एक पार्टिकल का सेटल डाउन हो जाना और दूसरा पार्टिकल उसके अंदर मिक्स हो जाना, ही आपका क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। और जिस टाइम पे डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन अकर होना सेम रेट से अकर हो जाए, मतलब मैंने जितने मिलाए उतने ही सेटल डाउन हो जाए, जितने मिलाए उतने ही सेटल डाउन हो जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या हुआ, समझ आया ना? अब इसके बाद आ जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये होता है सैचुरेटेड कंपाउंड एक सेम टेम्परेचर पे नो मोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने, मैं कोई सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डिसॉल्व करे जा रहा हूँ, एक टेम्परेचर ये है,
फिक्स है ये टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर पे जो है इससे ज़्यादा सॉल्यूट जो होते हैं, सॉल्यूट जो है इससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकते, एक कंडीशन है भाई। तो मैंने क्या बोला कि नो मोर सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, इस टेम्परेचर पे इससे ज्यादा सॉल्यूट जो है डिसॉल्व ना कर पाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आया ना क्या बोला मैंने। और जब इस टेम्परेचर को मैंने फिक्स रखा है, लेकिन मैं मिलाए जा रहा हूं, इस टेम्परेचर पे भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व सॉल्यूशन में हुए जा रहे हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों सॉल्यूशन के बारे में आपको एक्सप्लेन हो गया होगा। तो ये दो सॉल्यूशन थे, सॉल्यूशन के टाइप पूरा आपको समझ आ गया। और कोई भी दिक्कत होती है तो एक चीज कर देना यार, क्या नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, पेल देना पूरे अच्छे कमेंट। समझ आया, मैं आपको रिप्लाई देने के लिए बैठा हूँ, पूरे एक एक क्वेश्चन का आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है भाई, बना है तो कोई तो इफेक्ट होगा ही। मैंने क्या बोला था, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगी। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो भाई यार सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन होना है, सॉल्यूट जो है ना उसका डिसोल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाता जाता हूं तो वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर का कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। सॉल्यूशन एक ऐसी चीज है यार, इसमें आपका प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका जो टेम्परेचर है टेम्परेचर पे ही इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट का डिसोल्यूशन है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, ये एक इंक्रीज हो जाएगी। तो बस याद रखना, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होगा। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड में समाप्त हो जाती है यहीं पे। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो हमारा क्या आ जाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अब लिक्विड। किसमें, लिक्विड के अंदर अब सॉल्युबिलिटी को हम देखेंगे। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करो तो गैस का एक यहाँ पे वर्ड आएगा यार, क्या, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है यार, वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट अ लिक्विड सरफेस इज नोन एट वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर समझ आ गया, जो वेपर होता है ना, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो लिक्विड के ऊपर लगाते हैं, और लिक्विड के ऊपर लगाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। समझ आ गया। अब वेपर प्रेशर अगर समझ आ गया तो इसी के बाद जो आपका नेक्स्ट लॉ आ जाता है किसके अंदर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के अंदर क्या आ जाता है आपका, हेनरी लॉ। भाई यार हेनरी जी कहते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया हेनरी लॉ। हेनरी जी क्या कहते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। क्या बोला मैंने, जो प्रेशर लगाया जाता है गैस द्वारा इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने, जो पार्शियल प्रेशर होगा किसका, इन वेपर फेज का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन के। किसके, मोल फ्रैक्शन के। तो पार्शियल प्रेशर जो होगा वो इक्वल टू के एच। के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट। क्या है आपका, हेनरी कांस्टेंट, और ये आपका मोल फ्रैक्शन है। अब के एच की अगर बात करूं मैं, हेनरी कांस्टेंट की, ये आपका डिपेंड किस पे करता है, हेनरी कांस्टेंट ये कहता है भाई यार कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है इस पे डिपेंड करेगा कि उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। केएच कांस्टेंट क्या होता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। तो हमें बोलते हैं कि जो KH की वैल्यू अगर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एक्वाटिक लाइफ है इज मोर कंफर्ट इन कोल्ड वेदर। अगर कोल्ड वेदर में वो मोर कंफर्ट है तो समर में क्यों नहीं है, कोल्ड में ही क्यों वो इतना कंफर्ट होती है। तो इसका रीजन यही है यार कि अगर टेम्परेचर क्या होता है कोल्ड वेदर में डिक्रीज होता है तो जो KH की वैल्यू होगी वो भी डिक्रीज होगी। अगर KH की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो मोल फ्रैक्शन अपने आप से इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगा अपने आप से इंक्रीज होगा। अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगा पानी के अंदर तो वो कंफर्ट होगी ना यार। अब खाने की चीज जब ज्यादा मिलने रह जाएगी, मिलने लगेगी मछलियों को, इन सबको, तो वो कंफर्ट होंगे कि नहीं होंगे, तो वो कंफर्ट हो जाएंगे। इसलिए एक्वाटिक लाइफ जो होते हैं मोर कंफर्ट इन कोल्ड वेदर बिकॉज KH इज डिक्रीज।
समझ आ गया क्या बोला मैंने? तो ये आपका तरीका होता है। हेनरीज लॉ जो होता है इस पे डिपेंड करता है। हेनरी लॉ जो होता है P = KH मोल फ्रैक्शन A, मोल फ्रैक्शन A। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? हमेशा टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो KH की वैल्यू डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होगी। अगर KH की वैल्यू इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इसलिए गर्मियों में क्या होता है, वो मोर कंफर्ट नहीं होते, क्योंकि इस टाइम पे टेम्परेचर इतनी हाई होती है यार, इतने पसीने निकल रहे होते हैं। यही होता है ना, इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि पसीने निकल रहे होते हैं, तो उनका क्या होगा, उनको कंफर्ट ही महसूस होता है, क्योंकि उसमें गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, खाना कम मिलता है, मजा ही नहीं आता। तो ये आपका हेनरीज लॉ यही बताता है। और इसकी एप्लीकेशन है कुछ, अभी जो बताया ये एप्लीकेशन नहीं था यार, ये तो इसके लॉ के बारे में था। एप्लीकेशन क्या कहते हैं इसके? सबसे पहला कि सॉफ्ट ड्रिंक को आपने देखा होगा, पीने वाला जो सोडा होता है या इन सब को आपने देखा होगा। जैसे ही हम ढक्कन को खोलते हैं इतने प्रेशर से उसमें से निकलता है यार, इतने प्रेशर से कि आधे से ज्यादा बोतल तो यूं ही खाली हो। क्यों होता है ऐसा? रीजन क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ ये कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है अगर इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा, उसे हाई प्रेशर के ऊपर CO2, किसको? हाई प्रेशर के ऊपर CO2 को उसके अंदर क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो। और जब वो खुले ना यार तो इतने प्रेशर के साथ निकले। तो ये हेनरी लॉ ये कहता है कि इंक्रीज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, सबसे पहला एप्लीकेशन है। समझ आ गया? सेकंड एप्लीकेशन आता है इसका बैंड फॉर्मेशन। कौन सा फॉर्मेशन? बैंड फॉर्मेशन। ये कब फॉर्म होता है? कभी आपने देखा होगा जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं, स्कूबा ड्राइवर्स वो क्या करते हैं, पानी के अंदर जाते हैं। कभी देखा है ना, मछली की तरह बांध लेते पीछे और पानी के अंदर चले जाते हैं। क्या होता है, जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो उनकी सांस लेने की जो क्षमता होती है, इफिशियंसी होती है, वो क्या होती है, नीचे जाने के बाद धीरे धीरे कम होती जाती है। तब अगर सिलेंडर ना ले जाए तो वहीं खत्म हो जाएंगी। उसी में बैंड फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? कि वो जब नीचे की ओर जा रहे होते हैं तो प्रेशर क्या होता है, क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। हमारे जो अंदर जो गैस होती है वो जो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होते हैं हमारे ब्लड में पूरी तरीके से घूम रहे होते हैं। जानते हो, ऑक्सीजन ही हमारे ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवा के ले जाता है, तभी हमारी जो धड़कन होती है धक 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 होती रहती है। तो क्या होता है, जब ये नीचे की ओर हमारा स्कूबा ड्राइवर भाई नीचे की ओर भाग रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो रही है, नीचे की ओर डिक्रीज होती जा रही है। जब ये डिक्रीज होती जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा ब्लड में जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बबल्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गैस तो खत्म, गैस तो सॉल्युबिलिटी खत्म हो गई ना। अब नीचे जाने के बाद वो क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो बबल्स फॉर्म होने लग जाएंगे। और वो बबल्स किसके होंगे, नाइट्रोजन गैस के, क्योंकि नीचे की ओर जाने पे ऑक्सीजन खत्म होने लग जाता है, हमारे नाइट्रोजन गैस के बबल्स जो होते हैं वो बनने लग जाते हैं और कैपिलरी ट्यूब को क्या कर देते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं। कैपिलरी जो होती है उसे ब्लॉक करने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, बैंड फॉर्मेशन। और जब बैंड फॉर्मेशन हो जाता है तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, वो टैंक लेके जाते हैं और उस टैंक के अंदर क्या करते हैं, 11% जो होता है 56% होता है और 32 तो हमारा भाई ऑक्सीजन डाला जाता है। 32% हमारा ऑक्सीजन डाला जाता है, 11% हमारा हीलियम डाला जाता है, 56% हमारा नाइट्रोजन डाला जाता है। इन तीनों के मिक्सर को डाल के बैंड फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है। तभी कोई स्कूबा ड्राइवर जब जाता है ना तो मजे से अंदर से पानी से होके आता है। क्यों? क्योंकि उसे मजा आता है, ये बैंड फॉर्मेशन होने ही नहीं देते, इसलिए वो बच के आ जाते हैं। समझ आ गया? सेकंड इसका एप्लीकेशन था बैंड का। थर्ड इसका एप्लीकेशन है एनोक्सिया का। कभी देखा है, कभी सोचने और समझने की जो इफिशियंसी पावर होती है, ऊपर जाना। अभी मैं नीचे गया था, अभी कहाँ गया था मैं, नीचे जमीन के अंदर। अब मैं जाऊंगा भाई और ऊपर की ओर, माउंटेन की ओर। तो ऊपर जाने पे क्या होता है, हमारे जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना, इफिशियंसी, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यों होती जाती है कम? भाई यार हेनरी कहता है कि भाई यार जब हम नीचे की ओर हैं तो हमारा O2 की जो इफिशियंसी है ना डिसॉल्व करने की, वो एक लेवल होती है, उस लेवल पे बनी हुई है। जब हम ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते जाते हैं, हमारी जो प्रेशर होती है वो क्या हो जाती है, वो ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा हाई पड़ने लग जाती है। और जब हाई पड़ने लगेगी तो हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो उस टाइम पे जो हमारा क्लाइंबर या माउंटेनर जो या ऊपर की ओर जो रहते हैं, उनकी जो सोचने की, क्योंकि O2 जो होता है, O2 लिविंग थिंग के लिए एक लेवल तक का मिलना जरूरी है। अगर लेवल का नहीं मिल रहा तो उस टाइम पे क्या होगा, उसकी जो
सोचने समझे, क्योंकि ब्लड में जो होता है O2 के घुलने की क्षमता होनी चाहिए। अगर O2 नहीं घुल रहा तो उस टाइम पे जो प्रोसेस होगा वो क्या होता है, एनोक्सिया। एनोक्सिया का एक कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, हमारे सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, हम कुछ भी नहीं सोच पाते। तो ये 3 प्रोसेस थे इसके, एक बैंड फॉर्मेशन, एक एनोक्सिया और थर्ड जो होता है CO2 को सॉफ्ट ड्रिंक में घोलना। समझ आ गया एप्लीकेशन इसके तीनों, सॉल्युबिलिटी, हेनरी, ये सब तो समझ आ ही गया होगा यार। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे इफेक्ट क्या पढ़ना है, तो इफेक्ट बस इतना सा पढ़ना है। वो क्या कहता है, एक ली चैटलियर प्रिंसिपल को बुला देता है। वो क्या कहता है ली चैटलियर, कि हाई टेम्परेचर फेवर एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। तीनों चीज बता दी मैंने कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो टेम्परेचर इंक्रीज की तो रिएक्शन किस में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी उसकी, डिक्रीजेस। समझ आ गई इसकी। के बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है यार, अभी मैंने क्या सॉलिड का लिक्विड में, गैस का लिक्विड में बता दिया था, अब लिक्विड का लिक्विड में भी तो बताऊंगा यार सॉल्यूशन। तो लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन बताने के लिए एक यहाँ पे एक रोल्स जी आ जाते हैं भाई। अभी हेनरी आया था तो अब एक और तो आना चाहिए ना। रोल्स लॉ क्या कहता है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर मैंने अभी आपको बताया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट अ लिक्विड सरफेस बताया था मैंने। तो यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन। समझ आया, जो भी कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसके मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्या होगा, ईच कंपोनेंट। समझ आ गया। अब मैंने अगर बोला कोई सॉल्यूशन के अंदर PA PB दो चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर, तो उसका जो PA होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A के, PB जो होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B के। तो पार्शियल वेपर प्रेशर इसका जब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू P0A। ये आपका रोल्स कांस्टेंट कहलाता है। ये आपका प्रेशर होता है किसी चीज के ऊपर इन अ प्योर फॉर्म, और ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ जाएगा, और इसे हम क्या कहेंगे, PB इज इक्वल टू P0B, और ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका B आ जाएगा। तो ये दो चीज आपके बन गए रोल्स लॉ के आपके फॉर्मूले, और रोल्स लॉ ने बता दिए। रोल्स लॉ भी आपको समझ आएगा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है एच ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। इसका जो ग्राफ बनता है यार, यहाँ पे एक ग्राफ को ज्यादा आपको प्रीफर करूंगा मैं रोल्स लॉ के अंदर, क्योंकि ग्राफ आपका जरूरी पूछ लेते हैं। क्या बोलते हैं कि ये आपका एक कंपोनेंट है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, P0A, इस तरफ मैंने लिख दिया P0B। यहाँ पे P0A P0B, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन जो है इस टाइम पे A का 1 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो है इस टाइम पे A का 0 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया PB पे, तो PB क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो PA क्या होगा, डिक्रीज। अब क्या होगा, XB जो है इस टाइम पे 0 है, और XB यहाँ पे आके क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस टाइम पे इसका ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे, और ये ग्राफ कैसा जाता है आपका, सीधा। तो ये आपका रोल्स लॉ का ग्राफ बन जाता है। थोड़ा ये ऊपर की ओर होता है यार, मैंने सीधा बना दिया, तो आप समझ सकते हो मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसके अंदर, या फिर आप बुक के अंदर जब पढ़ोगे नोट्स, अगर नोट्स के बारे में नहीं पता तो नीचे लिंक दे रखी है यार, वहां से लो जल्दी से उसे। अब ये आपका पूरा हो गया रोल्स लॉ खत्म। रोल्स लॉ तो आपको समझ आ गया होगा ना यार। तो अब इस रोल्स लॉ के बाद ना यार एक आपका आ जाता है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। रोल्स लॉ के बेस पे इन दो भागों में और बांट दिया जाता है। रोल्स लॉ क्या कहता है, आइडियल और नॉन आइडियल में 2 सॉल्यूशन बटेंगे भाई। अब आइडियल कौन सा सॉल्यूशन होगा, नॉन आइडियल कौन सा होगा, ये बताएगा। आइडियल सॉल्यूशन ये कहता है जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को मानेंगे जानेंगे उस सॉल्यूशन को ये क्या कहेगा, आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको मिलाने पे ना ही एंथैल्पी में चेंज होता है, ना ही आपका वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है। इसमें जो सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स होता है, सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स होता है, या फिर जो आपका सॉल्यूशन बना सॉल्यूशन के बीच का जो फोर्स होता है वो हमेशा इक्वल होगा। इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। इसी के बाद जो नेक्स्ट आ जाता है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो क्या कहता है, जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ना माने उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल को भी फिर 2 भागों में बांट दिया गया, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। क्या बांट दिया गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एन हेक्सेन एन ऑक्टेन,
बेंजीन एंड टाउलिन। ये आपके किसके आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। इसके बाद नॉन आइडियल में जब आ जाते हैं तो इसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का आ जाता है। तो पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा, नेगेटिव का डेविएशन कब शो करेगा, इसके बारे में हम अब बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन की बात करूंगा। तो ये क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर ऑफ किसका, जो रिएक्टेंट हम मिला रहे हैं ना यार, ए और बी ये जो मिलाया, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ग्रेटर देन होगा आपके जो सॉल्यूशन का है उससे। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, या उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन पता है कौन से हो करते हैं, एथेनॉल और एसीटोन। एथेनॉल और एसीटोन इस कंडीशन में जो ये डेल्टा एच होता है वो भी इंक्रीजिंग होता है और वॉल्यूम एक्सपेंशन भी इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, अगर मैं कहूं तो मैंने एसीटोन और एथेनॉल दो चीज को मैंने मिला दिया। अब एथेनॉल एक ऐसा कंडीशन है यार, इससे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा पसंद है। एथेनॉल को क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि OH लास्ट में आता है इसके, अल्कोहल ही एथेनॉल मान लो तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन क्या होता है, एसीटोन एक ऐसा कैटलिस्ट आता है यार उसके सॉल्यूशन में, ये जब आता है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देता है, तोड़ देता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ये बहुत ज्यादा ही ग्रेटर बॉन्डिंग होता है, बहुत ज्यादा हाई बॉन्डिंग होती है। ये अगर टूटेगी तो एक्सपेंशन होना जरूरी है यार, एक्सपेंशन होगा ही। तो एथेनॉल के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एसीटोन आके इसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद क्या करता है, इसके एक्सपेंशन को बढ़ा देता है। तो एंथैल्पी भी बढ़ जाती है, वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, और इसके बीच का जो गैप जा रहा है यार ये भी इंक्रीजिंग हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव में होगा तो इसका एग्जांपल आपका क्लोरोफॉर्म आ जाता है और एसीटोन आ जाता है। अब क्लोरोफॉर्म एक ऐसा जानवर का नाम है यार, क्या करता है ये क्लोरोफॉर्म, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी पसंद है पहले से बना के रखता नहीं है। एसीटोन जब आता है उसके साथ बना लेता है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा इतना सारा सामान आएगा तो ये इतना सा नहीं बना देगा। तो क्या करेगा, ये एक्सपेंशन आया था, इसने एक्सपेंशन को कम कर दिया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनाने के बाद इसने क्या कर दिया, सारे जो भी थे सॉल्यूशन को क्लोज कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगी, इसकी एंथैल्पी भी डिक्रीज हो गई, इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन भी डिक्रीज हो गया, और इनके बीच का जो प्रेशर होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्लोरोफॉर्म और नेगेटिव डेविएशन का ये हो जाएगा। तो दोनों ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हो बना हुआ। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है, ये आपका नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। दोनों ग्राफ है, दोनों ग्राफ। ये ध्यान रखना, इस चैप्टर में ग्राफ को बहुत ज्यादा प्रीफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ग्राफ ही पूछ लेते हैं यार। ठीक है, अगर लो पूछ रहे तो उसके साथ ग्राफ जरूर पूछेंगे। समझ आ गया ये। इसी के साथ क्या होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक एजियोट्रॉप का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वन ऑफ फैक्टर। ठीक है, लास्ट जो होता है वन ऑफ फैक्टर। तीन टॉपिक जो है ये आपके न्यूमेरिकल के बेस हैं। तो न्यूमेरिकल किसमें बोला था मैंने, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना। तो इसी के साथ हमारा थ्योरी पार्ट यहीं पे क्या हो जाता है, पूरा एक्सपेंशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। सॉल्यूशन का एक्सपेंशन यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खोल दिया यार, भर दो पूरा कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो ना यार तो हमारे उत्साह को बढ़ाने के लाइक बटन को ठोक डालना। अगर उत्साह बढ़ी ना तो ऐसी जबरदस्त जबरदस्त वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करना है, शेयर करते हो ना तो ऐसी ऐसी वीडियो जो नहीं पढ़ सकते बच्चे उन्हें भी ऐसी वीडियो मिल पाती है, और वो इससे पढ़ पाते हैं और अच्छे अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है यार, जाके उसे जल्दी से लो। क्योंकि इसे पढ़ोगे, चैप्टर को पढ़ोगे, मेरी वाणी को सुनोगे और नोट्स को देखोगे तो पूरे जबरदस्त वीडियो की पूरी कंक्लूजन जो होगा वो आप सीख लोगे। समझ आ गया? तो वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ लेके आऊंगा। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।